सुप्रभात बच्चों। एक लंबे अंतराल के बाद आप लोग जब स्कूल आए, हालांकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कई ऐसे शब्द जिन्हें आप समझने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं, और अगर हम उनका प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो हमें लाभ होगा। तो मैंने सोचा, क्योंकि आपके अभिभावक जैसे ही मैं घर पहुंचती हूं तो उन्हें परेशानी होती है कि मैडम को हम फ़ोन करें और पता करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बनाते हैं और आप तक, आपके पेरेंट्स तक मैं ये पहुंचाती हूं ताकि उन्हें इस समस्या का समाधान मिल जाए। तो चलिए हम कक्षा में जो भी हमारे रोज़ प्रतिदिन हमारे काम में आती हैं उन शब्दों की शब्दावली आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं दिनांक। दिनांक बच्चों सभी जानते हैं। सबसे पहले जब भी हम बोर्ड पर लिखते हैं इसका मतलब होता है डेट, कि आज क्या डेट है। मान लीजिए आज है, ये डेट आ गई 2000, इसको हम हिंदी में बोलेंगे 15/3/22। अब हम कहते हैं कि वार। अब बच्चों को डे तो पता है लेकिन वार का मतलब पता नहीं है। आज है वार, जैसे हमने कहा मंगलवार। फिर यहां पर हमने कहा लिखिए बच्चों कक्षा। अब कक्षा कौन सी है? कक्षा का मतलब है, सभी जानते हैं कि हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हमने लिख दिया कक्षा। यहाँ पर हमने कहा आप लिखिए अपना वर्ग। अब वर्ग बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वर्ग क्या होता है। सेक्शन बोलेंगे तो फटाफट लिख देंगे, लेकिन जैसे ही हमने वर्ग बोला उनको नहीं समझ में आएगा। तो मान लीजिए आप 5th C में पढ़ते हैं तो यहाँ पर से डालेंगे, क्लास 5B में पढ़ते हैं तो बै डालेंगे, और A में पढ़ते हैं तो ए डालेंगे। फिर हम कहते हैं कि चलो लिखिए विषय। तो ऐसे बच्चे एकदम से, विषय का मतलब सब्जेक्ट होता है। सभी जानते हैं कि हम सारे सब्जेक्ट यानी सारे विषय अंग्रेजी में पढ़ते हैं, और केवल एक ही सब्जेक्ट है जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, और एक संस्कृत विषय है उसको भी हम संस्कृत में पढ़ते हैं। तो विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट, वो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ। हिंदी बोला हमने, अनुस्वार इसके ऊपर आया, हिंदी। अब यहाँ पर हमने कहा चलो आज हम करेंगे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। अब बच्चे देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक का मतलब क्या है। पाठ्य पुस्तक मतलब जो हमारी मेन कोर्स बुक होती है, जो हमारे अभी रिमझिम चल रही है। हमें सबसे पहले जो काम होना चाहिए वो हमें अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम पता होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक का मतलब हो गया कि हमारी मेन कोर्स बुक कौन सी है, पुस्तक। इस तरह से हम लिखते हैं। तो हमारी पुस्तक है रिमझिम। उसके बाद हम पाठ वाचन। अब सीधा आता है पाठ वाचन। पाठ वाचन का मतलब क्या हुआ? पाठ को पढ़ना। अगर पाठ है तो उसे पढ़ेंगे, और कविता है तो काव्य पाठ करेंगे, या कविता का वाचन भी हम कह सकते हैं। ये हो गया हमारा पाठ्य पुस्तक, मेन कोर्स बुक, पाठ वाचन, पाठ को पढ़ना, काव्य पाठ, कविता को पढ़ना। तो जब ये हम कर लेते हैं तब हमारी बारी आई होमवर्क की। ये है हमारा कक्षा कार्य। ये है हमारा कक्षा कार्य। जो कक्षा में हम करते हैं उसे हम कहते हैं कक्षा कार्य। अब बारी आती है, हमने पाठ पढ़ा, हम कहते हैं पृष्ठ संख्या। बेटा पृष्ठ संख्या निकालो। शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। पृष्ठ संख्या का मतलब होता है कि आप कौन सा पेज नंबर पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या हमने निकाला 27 यानी कि 27। तो बच्चे वो जान जाएंगे, जब इस वीडियो के माध्यम से इन शब्दों को रोज देखेंगे तो उन्हें बड़ी सुविधा होगी। फिर पढ़ने के बाद जब हम गृह कार्य के ऊपर आते हैं, HW सबके लिए बहुत सिंपल होता है, लेकिन हमने कहा चलो गृह कार्य नोट करते हैं। तो गृह कार्य, घर पर किया जाने वाला कार्य। तो हम गृह इस तरह से लिखेंगे
क्योंकि हमने देखा कई बार लिखवाने के बावजूद भी बच्चे ये वाला ग्रह लिखते हैं। ये ग्रह का मतलब होता है, इस ग्रह का मतलब होता है कि हम जो हमारे अंतरिक्ष में पाए जाने वाले, जहाँ पर हम आसानी से नहीं जा सकते वो। तो गृह कार्य में मैंने दिया कविता कंठस्थ करिए। अब बच्चे कहेंगे कविता कंठस्थ क्या होती है? कंठस्थ, तो कंठस्थ का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको कविता गाकर सुनाती हूँ, वो मैं किताब नहीं देखती, यानी अपने मन से उसको पूरा याद करके मैं अच्छे से अपने हाव भाव से उसको सुनाऊं, ये होता है कंठस्थ करना। इसी को हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, कविता को स्मरण करना। स्मरण करना यानी कि याद करना। स्मरण का मतलब होता है याद करना, और कंठस्थ का मतलब उसको बिल्कुल अपनी जुबान में आप अपने गाएंगे। फिर हम कहते हैं कि ये जो कविता आपने पढ़ी, इसमें से कहानी का निर्माण करिए। मान लीजिए कोई कविता ऐसी है जिसको आप कहानी की रचना कर सकते हैं, तो अब रचना शब्द आता है, रचना, यानी उसको अपने शब्दों में क्रिएट करिए कि आप उसको अपने अपने शब्द में उस लाइनों को कैसे पंक्तिबद्ध कर सकते हैं। अब पंक्तिबद्ध मैंने बोल दिया, जब हम कहते हैं बच्चों पंक्तिबद्ध चलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम उसको जब उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं, उच्चारण मतलब उसको हम बोलते हैं, उच्चारण, ऐसे कई शब्द हैं जो हम वास्तव में हिंदी में बोलने में और समझने में दिक्कत करते हैं। तो रचना करना मानी कोई भी आप अपने तरीके से उसको अपने शब्दों में प्रस्तुत करना। पंक्तिबद्ध माने उसको, पंक्ति माने होती है लाइन, हम कहते हैं बच्चों पंक्तिबद्ध चलिए, यानी अपनी एक लाइन में सीधे होकर चलिए। फिर कहानी निर्माण के बाद, कहानी की रचना हो गई, कहानी का निर्माण हम कहते हैं प्रश्न निर्माण। आपने कोई पाठ पढ़ा, प्रश्न निर्माण, अब क्वेश्चन फ्रेमिंग कह देंगे बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन प्रश्न निर्माण उनके लिए एक नया शब्द हो जाएगा। तो वही कि आपने कहानी पढ़ी, उसमें से कविता पढ़ी, उसमें से खुद प्रश्नों का निर्माण करना है, और अंत में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो आपको दिखाए थे, आपको उनसे काफ़ी लाभ हुआ और आपने प्रश्नों का निर्माण भी किया, कविता भी बनाई। अब मैं चाहती हूँ कि आप इन जो शब्दों को है आप रोज़ देखें, जब तक कि आपको इनके बारे में जानकारी नहीं हो जाए। उसके बाद आता है हमारा, जैसे हमने कहा अनुक्रमांक। अब जब सब बच्चे अपने अपनी कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर अनुक्रमांक, अब ये सबके लिए एक नया शब्द हो जाता है। जैसे कल ही परीक्षा थी हिंदी की, हर बच्चे ने उठ उठ के पूछा, कितने बताने के बावजूद भी। तो अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। आपका मान लीजिए रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 4 है, आप उसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा अभ्यास। अब अभ्यास सभी जानते हैं, हमारे पास अभ्यास पुस्तिका भी है। जो हमने पढ़ा उसी को हम रिवाइज करें। क्या करें? रिवाइज। तो अभ्यास का मतलब हो गया रिवाइज। उसके बाद हमारा आता है कक्षा परीक्षा। क्लास टेस्ट सब जानते हैं, क्लास टेस्ट क्या होता है सब जानते हैं। कक्षा परीक्षा, क्लास टेस्ट, जो आपने पढ़ा है उसका लेसन वाइज यानी पाठ के अनुसार 2, 3, 4, 5 जितने भी शब्द हैं, नए शब्द हैं, उनके टेस्ट लेना, इसे हम कक्षा परीक्षा कहते हैं। अब आता है आपका, हमने कहा श्रुत लेख लिखो। हमने क्या बोला? श्रुत लेख लिखो। तो श्रुत लेख का मतलब होता है, जैसा इसको उच्चारण कर रहे हैं, श्रुत लेख। श्रुत का मतलब होता है सुनना और लेख का मतलब होता है लिखना। तो जो मैं बोलूंगी वो आप लिखेंगे, उन शब्दों को जो मैं उच्चारण करूंगी वो आप लिखेंगे, उसको हो गया श्रुत लेख। फिर हमने कहा चलिए कल आपका सुलेख लेखन है। सुलेख लेखन, अब लेखन सबको पता है लिखना। सुलेख माने, सु का मतलब होता है सुंदर, सुंदर लिखना। रोज लिखते हैं, लेकिन अगर हमने कहा आज सुलेख है तो उसको हम सुंदर लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है गद्यांश।
अब आ जाता है गद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए। बच्चे कहते हैं गद्यांश क्या है? गद्यांश यानी पाठ का कुछ एक छोटा सा अंश जिसको हम पढ़ेंगे और उसमें से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसी तरह पद्यांश आते हैं, काव्यांश आते हैं, तो वो होते हैं कविता में से। तो कविता की जितनी पंक्तियाँ उसमें आएंगी पेपर में, उसको हम पढ़ेंगे और उसमें से उसके आंसर देंगे। फिर आता है हमारा, जैसे हम कहते हैं कि EV3 है आपका, बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कल से आपका मूल्यांकन 3 है, तो मूल्यांकन, मैंने बोला मूल्यांकन बच्चों के लिए एकदम नया शब्द हो जाएगा कि क्या होता है मूल्यांकन, क्योंकि ये हमारे घर में अक्सर यूज नहीं होते हैं। तो मूल्यांकन का मतलब जितना आपने पूरे साल पढ़ा और हमारी परीक्षाओं के माध्यम से हम उनका बारी बारी से प्रथम, द्वितीय और तृतीय मूल्यांकन करते हैं, तो इसको कहते हैं हम मूल्यांकन। कालांश, कालांश ये सभी के लिए एक नया शब्द है। कालांश का मतलब होता है कि कौन सा पीरियड आपका चल रहा है, 3rd है, 4th है, 4था है, 5वां है, 6ठा है, कौन सा आपका पीरियड चल रहा है। तो हमारा यहाँ पर हो गया, जैसे 3रा पीरियड चल रहा है तो हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर होते हैं कि कुल कितने बच्चे आए हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर कि कुल कितने बच्चे आए हैं कक्षा में। तो कुल का मतलब होता है पूरे बच्चे, कुल मान लीजिए हमारे 27 बच्चे आए हैं, कुल है हमारे 27। अब उपस्थित कितने हैं, उपस्थित का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रेजेंट। उपस्थित कितने हैं, 25 आए हैं मान लीजिए। तो अनुपस्थित कितने हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे यहाँ पर 2, अनुपस्थित। अब ये देखेंगे कि ये वाला जो ओ है वो यहाँ पर आ गया, हमने इसको इसी के साथ बोला। अनुपस्थित कितने हो गए, 2। तो ये हमारे जो बोर्ड पर हम लिखते हैं रोजाना प्रतिदिन वो होता है। अब आती है बारी, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं में हम प्रार्थना करते थे लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते थे जो कि एक प्रार्थना सभा में होती है। प्रार्थना करेंगे तो सबसे पहले तो बच्चों के दिमाग में आता है कि प्रार्थना असेंबली, जिसको हम बोलते हैं प्रार्थना असेंबली। अब हिंदी में 5 दिन होती है, अंग्रेजी में 1 दिन होती है हिंदी में। हमने कहा चलो एक बच्चा मंच संचालन करेगा, उनके लिए बिल्कुल नया शब्द है मंच संचालन। मंच संचालन का मतलब होता है कि जो बच्चा यहाँ पर आकर पूरा कार्यक्रम का ब्यौरा देगा कि आज क्या क्या होगा, तो उसे हम कहेंगे मंच संचालन। तो सबसे पहले हम बोलते हैं आज कक्षा 5 के छात्र छात्राएं प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का आयोजन करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपके सामने आ रहे हैं जो भी बच्चा आता है। अब उनके लिए प्रधानाध्यापक जी बोलना बड़ा कठिन हो जाता है, परमादरणीय प्रधानाध्यापक जी। तो इस तरह से ये जो जितने भी शब्द हैं उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तो मुझे पूरी आशा है कि आपको लाभ होगा। और अगर आपको कोई और कठिनाई लगे कि मैडम इस पर वीडियो बनाइए, तो मुझे सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।